हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयासागर दुबे। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स ऑफ स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स आपका शॉर्ट रन के लिए होता है और रिटर्न्स ऑफ स्केल आपका लॉन्ग रन के लिए होता है। ये सब पढ़ने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है उसको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो या फिर इनपुट कह सकते हो। जैसे एग्जांपल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल एंड फ्यूल। दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं आपके पास जो आप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। एक होता है फिक्स फैक्टर्स और एक होता है वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर जो कि चेंज नहीं होते इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक लैंड, मशीनरी, आप इनको शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि चेंज होते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, आप इनको शॉर्ट पीरियड में भी चेंज कर सकते हो। वेरिएबल का मतलब ही होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे। शॉर्ट रन, लेस देन अ मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंज इन फिक्स फैक्टर्स। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं किया जा सकता उसे आप शॉर्ट रन या फिर शॉर्ट पीरियड कहोगे। सेकेंड पॉइंट है आपका कि इसमें वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन में। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं आपकी, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स। यानी शॉर्ट रन में आपके दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं, फिक्स फैक्टर भी होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं। फिक्स फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो इन शॉर्ट रन। यहाँ पे डिमांड का डोमिनेंट रोल होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते तो आप लिमिटेड ही सप्लाई इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन डिमांड आपकी कितनी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। तो इस केस में आपका डिमांड जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है इन शॉर्ट रन। फिर आता है आपका लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जिसमें दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं आपके चेंज हो जाते हैं। आपका फिक्स फैक्टर्स भी चेंज किया जा सकता है लॉन्ग रन में और आपका वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज किए जाते हैं। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। आप लॉन्ग रन में आप अपने फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास लैंड, मशीनरी थी, तो आप लॉन्ग रन में नई मशीनरी भी खरीद सकते हैं, नया लैंड भी खरीद सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इक्वल रोल होता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से नई मशीनरी, नया लैंड लेके आप अपनी सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं और उसे बेच के सप्लाई कम भी कर सकते हैं। और डिमांड तो आपकी कितनी भी ज़्यादा और कम हो सकती है, तो उसको मैच करने के लिए आप अपनी सप्लाई को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई का इक्वल रोल होता है। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और आउटपुट वो एक अमाउंट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज होती हैं जो कि एक फर्म प्रोड्यूस करती है एक गिवन पीरियड में। इसलिए आपने कुछ रॉ मटेरियल इनपुट डाला और जो आउटपुट निकल के आया है वही आपका प्रोडक्ट कहलाता है। फिर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में। पहला, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका होता है नेट एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। यानी आपकी कंपनी जितना भी टोटल प्रोडक्ट बना रही है उसमें जितना भी एडिशन हो रहा है पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। इतना समझ लो कि अगर एक लेबर काम कर रहा है और वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपकी मार्जिनल जो प्रोडक्ट है, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका 8 यूनिट होगा। अब आपने एक और एम्प्लॉय हायर कर लिया, अब आपके पास 2 एम्प्लॉय हो गए हैं। अब वो दोनों मिलकर अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे आप कहोगे मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप टोटल की बात करो तो पहले बंदे ने आपका 8 कर लिया था, अब दोनों ने मिलके 10 कर लिया है, तो अब आपकी कंपनी में दोनों का मिला के 18 प्रोडक्ट आ चुके हैं। यानी जो आपके टोटल प्रोडक्ट में नेट एडिशन होता है, जैसे पहले 8 था अब 10 नए प्रोडक्ट आ गए तो उनको जो ऐड कर लिया, ठीक है, तो जो नेट एडिशन है यानी जो चेंज है इसमें जो बीच का गैप है, पहले 8 था फिर 10 और आ गया तो दोनों मिला के आपके 18 हो गए। लेकिन पहले 8 था अब 18 हैं, तो उनको जो माइनस कर दोगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरीके से। फिर आता है आपका टोटल प्रोडक्ट, जिसमें आप सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हो। जैसे मैंने बताया था आपको, जो एक पर्टिकुलर लेबर प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। जब उसी का आप सम करते जाते हो तो टोटल आ जाता है। जैसे एक लेबर 10 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 लेबर मिलके 20 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 लेबर मिलके 40 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब इन सब का सम करते जाओगे तो ये आपका बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं, वेरिएबल फैक्टर हमने लेबर ले रखा है। टोटल प्रोडक्ट ग्राफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आउटपुट दिया हुआ है और यहाँ पे आपका वेरिएबल फैक्टर या फिर आप कह सकते हो लेबर दिया हुआ है।
यहाँ पे जैसे जैसे आप लेबर एम्प्लॉय करते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना लेबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो और इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका फिक्स फैक्टर ज़्यादा यूटिलाइज होने लगेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, और एक टाइम जब आएगा जब आपका फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज हो चुका होगा, अब आप उससे प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो ये फिर आपका डिमिनिशिंग में जाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आपका टोटल प्रोडक्ट काम करता है। ठीक है, फिर आता है आपका एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब आपका एपी इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा एवरेज प्रोडक्ट से। और जब आपका एवरेज प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए हैं। और जब आपका एवरेज प्रोडक्ट गिरना शुरू होगा, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा गिरेगा एवरेज प्रोडक्ट से। तो ये इनकी रिलेशनशिप हुआ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है और ये शॉर्ट रन का ही लॉ है। पहले इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर आर फिक्स। यहाँ पे एक जो फैक्टर है आपका लेबर, वो वहाँ पे वेरिएबल है, बाकी जितने भी फैक्टर आप यूज़ कर रहे हो, लैंड, मशीनरी, ये सब फिक्स है। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। तो जितने भी आप लेबर यूज़ कर रहे हो, जितनी भी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को आप यूज़ कर रहे हो, वो सारे के सारे इक्वली एफिशिएंट है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। आपके यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकेंड स्टेज में आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और थर्ड स्टेज में आता है आपका नेगेटिव रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब आपका बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब आपका इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग में। और आपका नेगेटिव रिटर्न्स मतलब अब आपका लॉस होने लग गया, अब आपका वो नीचे जा रहा है। तो इसका हम पहले एक टेबल देख लेते हैं, जहाँ पे हमने फिक्स फैक्टर्स को माना हुआ है 5 मशीन्स को, लेबर हमने माने हुए हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमने टोटल 12 वेरिएबल फैक्टर्स लगाए हुए हैं। हमारा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने अपनी स्टेजेस दे रखी हैं कहाँ पे। तो आप जैसे जैसे एक नेट एडिशन करते जाएंगे अपने लेबर्स का, वैसे वैसे आप देखेंगे आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। पहले 8 था, फिर 18 हो गया, फिर 30 हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आप एवरेज देखेंगे तो एवरेज भी आपका इंक्रीज कर रहा है। एवरेज क्या होता है आपका? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 30 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट, जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते जाते हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 ही है, 8 प्लस आप 10 करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, 8, 10 और 12 को ऐड करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो आपका ये जो एडिशन है वो आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, और इसमें से अगर आप करंट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे आप 18 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो आपका 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे करंट 8 है, इसको 0 से माइनस करेंगे तो 8 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये सारे फॉर्मूले काम करते हैं। अब हम जो हमारे स्टेजेस हैं वो कैसे डिफाइन होंगे वो बताता हूँ मैं। एवरेज प्रोडक्ट जब आपका मैक्सिमम हो जाएगा, वहाँ तक आपका जाएगा फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा और काफ़ी इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करेगा, यानी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं नींबू का। जब आप नींबू को शुरू में निचोड़ना शुरू करते हैं तो काफ़ी सारा रस एक साथ निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप और दम लगाते हैं, लेकिन रस उतनी तेज़ी से नहीं निकलता, लेकिन थोड़ा 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 निकलता है। और जब रस पूरी तरीके से निकल जाता है, उसके बाद आप कितनी भी मेहनत करते रहें, आपका रस नहीं निकलेगा, आपकी बस मेहनत वेस्ट ही जाएगी। तो आपका वो नेगेटिव में जाने लग गया है। तो वैसे ही जब तक आपका जो एपी है, एवरेज प्रोडक्ट, जहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है, वहाँ पे आपका होता है फर्स्ट स्टेज, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और जैसे ही आपका एपी डिमिनिशिंग होने लगता है, जैसे ही आपका एपी गिरने लगता है, नीचे आने लगता है, वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है सेकंड स्टेज। ठीक है, और जैसे ही आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है, वहाँ पे आपका सेकंड स्टेज खत्म होता है। और जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाता है, वैसे ही आपका थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है, यानी नेगेटिव रिटर्न्स। यहाँ पे थर्ड स्टेज स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं। ये टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है, ये वाला आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का है, और ये वाला आपका एवरेज प्रोडक्ट का है।
यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज प्रोडक्ट आपका हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो एमपी है वो ज़ीरो पे आ गया, यानी यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से आपका एमपी अब नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी थर्ड स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, और अब इसके यहाँ थर्ड स्टेज आपकी चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया और थर्ड स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज आता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड आता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और थर्ड आता है आपका नेगेटिव रिटर्न्स। अब हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये जो लॉ है ये होता क्यों है, पहले हम पढ़ लेते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। इसमें आप फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स करते हैं, क्योंकि आपके पास फिक्स फैक्टर है, आप उसमें एक एडिशन करते जा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर्स का, तो उसकी वजह से वो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहे हैं। रियलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स यानी आपके फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स की बात हो रही है, आपने उनका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन सेट किया है जिससे आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी आपने अपने लेबर्स को अच्छी तरीके से मैनेज किया है, आपने उनको काम दिया हुआ है अच्छे से और वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज है उसके कॉजेज क्या होते हैं, ऑप्टिमम कैपेसिटी, यानी अब आपकी कैपेसिटी जो है आपकी फुल हो चुकी है, जितनी आपके फिक्स फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं वो लगभग आपकी उस रीच तक पहुंच चुकी है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि जो आपके फैक्टर्स हैं, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स, उनको आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपके पास लेबर ज़्यादा है तो आप उसको एज अ फिक्स फैक्टर यूज़ कर लो और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर लो। नेगेटिव रिटर्न स्टेज में आपके ओवर क्राउडिंग हो जाती है, यानी आपको जितनी ज़रूरत है लेबर की आपने उससे भी ज़्यादा लेबर ले रखे हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है, वहाँ पे बातें ज़्यादा होती हैं, काम कम होता है, तो अब आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होने लगेगा, जितना आपका बढ़ रहा था अब उससे भी गिरने लगेगा। मैनेजमेंट इशू, यानी आपके जो सुपीरियर्स हैं वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से स्ट्रेटजीज नहीं बना पा रहे हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने पहले तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ाई हुआ है कि यहाँ से आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है और वो इंक्रीज होते होते अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करता है और फिर डिमिनिशिंग हो जाता है। तब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, तब तक आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीजिंग रेट, और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करना शुरू करेगा तब आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा विद द डिमिनिशिंग रेट। अब उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं कर रहा है, और जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाएगा वैसे ही आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो गिरने लगेगा। यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट्स में भी दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। जब एमपी आपका राइज कर रहा है तो आपका टीपी भी राइज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब आपका एमपी फॉल करना शुरू करेगा लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव में है, तो आपका टीपी जो है वो आपका इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। फिर आपका आता है एमपी अगर जीरो हो जाता है तो आपका टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे ही आपका एमपी नेगेटिव में जाएगा आपका टीपी फॉल करने लग जाएगा, यानी टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लग जाएगा। अगर आप बात करें आपके एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशनशिप के बारे में, तो जब आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। फिर जब आपका एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंच जाएगा तब आपका एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगेगा तब आपका एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट से, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा गिर जाएगा। तो जब आपका एपी इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा एवरेज प्रोडक्ट से, और जब आपका एवरेज प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए हैं। और जब आपका एवरेज प्रोडक्ट गिरना शुरू होगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा गिरेगा एवरेज प्रोडक्ट से। तो ये इनकी रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ रिटर्न्स जो था वो ख़त्म हो चुका है, यानी शॉर्ट रन का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ स्केल, यानी लॉन्ग रन में जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। तो रिटर्न ऑफ स्केल refers to a situation in which we study the behavior of output when all the factor inputs are varied in the same proportion। यानी यहाँ पे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज किया जा सकता है, यानी अब दोनों ही वेरिएबल फैक्टर बन चुके हैं, तो ये लोग सेम प्रोपोर्शन में वेरी कर सकते हैं। अगर आपको लैंड लेबर की ज़रूरत है तो आप लैंड को भी बढ़ा सकते हैं, लेबर को भी बढ़ा सकते हैं।
अगर आपको मशीनरी की ज़रूरत है तो आप मशीनरी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो आप रॉ मटेरियल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका काम चलता है। इसमें भी आपकी 3 स्टेजेस आती हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में जब आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जब यूटिलाइज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इस स्टेज को आप कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फिर आता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में जब आपके दोनों ही चीज़ें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स और वेरिएबल इस तरीके से आप कंबाइन करते हैं कि आपको कॉन्स्टेंटली, जैसे आपने जितना फिक्स बढ़ाया है, जितना लेबर बढ़ाया है, उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये 45 का एंगल बन गया, यहाँ पे इक्वल बढ़ रहा है। ठीक है, आपका आउटपुट भी उतना ही बढ़ रहा है जितना आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है। जैसे आपके पास पहले एक मशीनरी 10 लेबर थे तो आपका 10 आउटपुट आता था। फिर आपके पास 2 मशीनरी 20 लेबर हो गए तो अब 20 आउटपुट आ रहा है। फिर आपके पास 3 मशीनरी और 30 लेबर हो चुके हैं तो आपका 30 आउटपुट आएगा। इस तरीके से ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया। इसके बाद आता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगे लेकिन आउटपुट कम आए तो उसको कहते हैं आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल। यानी यहाँ पे रिटर्न्स तो आ रहे हैं आपके पास लेकिन वो थोड़े से कम कम आ रहे हैं जितने आने चाहिए थे। यहाँ पे आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगता है और यहाँ पे आपके आउटपुट कम आते हैं। तो अब देखते हैं हम लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसको आप लॉ ऑफ रिटर्न्स भी कह सकते हो और ये रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे ये शॉर्ट रन का है, ये लॉन्ग रन का है। ठीक है, तो पहला ही इसका पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है और ये लॉन्ग रन में ऑपरेट होता है। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ रेशियो है इज़ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वेरिएबल को इंक्रीज करते हो तो वहाँ पे आपका आउटपुट में चेंज आता है। यहाँ पे जो फैक्टर रेशियो है वो आपका फिक्स है। ठीक है, जितना आपको आउटपुट चाहिए आप दोनों को ही चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सारे आपके कांस्टेंट होते हैं या फिर कह सकते हो फिक्स होते हैं। यहाँ पे सारे ही जो इनपुट है वो सारे ही चेंज हो सकते हैं, यानी सब कुछ वेरिएबल होता है। यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, यानी आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, आप जैसे आप पहले प्रोड्यूस करते थे 10 यूनिट्स तो आप अचानक से उसको 10,000 यूनिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में पॉसिबल है कि आप पिछले साल 10 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये आपके लॉन्ग रन में पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप स्केल चेंज कर सकते हो अपना। ठीक है, पहले सेंटीमीटर में थे, आप मीटर में आ जाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।